हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 2 नवंबर के करंट अफेयर। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हम अपनी क्लास के बाद में रिवीजन भी कराते हैं। जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, पत्रकारों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उससे दंड मुक्ति के लिए जो दिन मनाया जाता है वो हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? जब 2 नवंबर 2013 में फ्रांस के 2 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी माली में। उसके बाद से ही ये दिन मनाने के बारे में विचार किया गया। तो 2 नवंबर को हम ये दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो जोजिला दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। जोजिला दिवस क्या है? जोजिला एक युद्ध था जो जोजिला दर्रे पर लड़ा गया था और जो द्रास के पास लड़ा गया था। इसमें पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल किया गया था। तो एक तरीके से आर्मी के द्वारा जो किया गया युद्ध है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान रखता है। तो उसको याद करने के लिए ऑपरेशन बाइसन चलाया गया था और उसकी याद में ही जोजिला दिवस मनाया जाता है हर साल 1 नवंबर को। 1948 में ऑपरेशन बाइसन के नाम से भारतीय सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई थी और पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल किया था, वो अपने आप में एक यादगार क्षण था। तो हम बात कर रहे हैं जोजिला दिवस के बारे में, जो 1 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। देखो, सामाजिक कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत। उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पेशे से ये इंजीनियर थे। इंजीनियर के बाद ये सामाजिक कार्यकर्ता बने। छत्तीसगढ़ के बस्तर में से ये बिलोंग करते हैं और इनको जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है रोहिणी नैयर पुरस्कार। रोहिणी नैयर एक अर्थशास्त्री थी और एक प्रशासिका थी। तो उनकी याद में ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया है? इस बार दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। देखो, छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्होंने एक एफपीओ का निर्माण किया, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसमें इन्होंने ज्यादातर महिलाओं को लिया। और महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 337 महिलाओं को लिया। और इसकी स्थापना 2018 में करी गई थी। जो नक्सली क्षेत्र है बस्तर, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है, तो वहाँ के महिलाओं को सशक्त करने में इनका जो योगदान रहा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए इनको जो है रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहे हैं। और अभी इस टाइम में जो छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं वहां पर जो ये जो एफपीओ है, इसकी सदस्य संख्या 6000 से अधिक हो गई है, जिसमें ज्यादातर आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो, जो 10 वर्ष की श्रेणी है उसके तहत ये पुरस्कार दिया गया है। बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है विहान तल्या। क्या नाम है? विहान तल्या। अच्छा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है, इसको ये भी माना जाता है कि ये फोटोग्राफी के क्षेत्र में ऑस्कर है। ठीक है। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या को ये पुरस्कार दिया गया है। और 95 देशों के लगभग 50,000 से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें से इनके फोटोग्राफ को चुना गया है। इन्होंने एक मकड़ी की एक जहाँ पर ये रहते हैं वहीं पर एक मंदिर है और वहीं पर एक मकड़ी की फोटोग्राफी करी थी, जिसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव किसने जीता है? तो देखो, डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निदेशक यानी कि जो रीजनल डायरेक्टर के रूप में जिसको चुना गया है, उनका नाम है साइमा वाजिद। साइमा वाजिद कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। और साथ ही इनको जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है वहां पर डब्ल्यूएचओ की तरफ से रीजनल डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। अच्छा, साथ ही जो दक्षिण एशियाई का जो क्षेत्र है वहां पर 76 नंबर की बैठक हो रही थी, जिसके दौरान इनका नाम सेलेक्ट किया गया। ये 2024 से लेकर 2028 तक काम करेंगी। साथ में ही फरवरी 2024 में इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। याद रख लेंगे साइमा वालिद का नाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे IFFI के बारे में, यानी कि जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल चलेगा, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका नेतृत्व किया जाएगा शेखर कपूर के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल है जिसकी अध्यक्षता इनके द्वारा करी जाएगी, जो 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक चलने वाला है गोवा में। ओके, ये किस नंबर का संस्करण है? तो ये संस्करण है 54th नंबर का। इस बात को याद रख लेंगे। गोवा में हो रहा है 20 से
28 नवंबर तक के बीच में हो रहा है, और जिसकी अध्यक्षता या जो जूरी टीम बनी है उसके अध्यक्ष कौन है, तो शेखर कपूर जी हैं। इस बात को याद रख लेंगे। ओके, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, ये जो जूरी है इसमें कौन कौन से और सदस्य हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो जोस लुइस अल्केन है, जेरेम पैलार्ड, और साथ ही कैथरीन डुसार्ट और हेलेन लीक। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा करी गई है। तो यूनेस्को के बारे में हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करती है। तो इसने साहित्य का शहर घोषित किया है केरला के कोझिकोड को, और साथ में संगीत का शहर घोषित किया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। ये दोनों बातें याद रखेंगे। ओके, तो देखो ये क्या है, जो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था 2 दिन पहले कि 31 अक्टूबर को हम क्या मना रहे थे, विश्व शहर दिवस मना रहे थे। तो इस 31 अक्टूबर के दिन ही विश्व शहर दिवस के अवसर पर ही कोझिकोड को क्या घोषित किया गया है, साहित्य का शहर घोषित किया गया है, जो भारत का प्रथम शहर बन गया है। इस बात को याद रख लेंगे। 2014 से ही इस तरीके की जो घोषणाएं हैं वो करी जा रही हैं यूनेस्को के द्वारा। 2014 में सबसे पहले जो प्राग है उसको सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब मिला था। इस बात को याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान ने अपनी आखिरी विदाई उड़ान कहां से भरी है। तो देखो मिग 21 6 दशकों से भारतीय वायुसेना में शामिल था। इसने भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, भारत चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ, और साथ में ही जो अभी कारगिल युद्ध हुआ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बार बार इसके दुर्घटना होने की वजह से इसको डीकमीशन किया जा रहा है। कहाँ से, भारतीय वायुसेना से। तो इसको धीरे धीरे 2025 तक चरणबद्ध तरीके से भारतीय वायुसेना से हटा दिया जाएगा। तो इसकी आखिरी जो उड़ान भरी गई है वो बाड़मेर में भरी गई है। इस बात को याद रख लेंगे। तो मिग 21 बाइसन विमान की जो आखिरी उड़ान है वो कहाँ से भरी गई है, तो बाड़मेर से भरी गई है। लड़ाकू विमान है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस बात को ध्यान रख लेंगे। ओके, अच्छा, ये बार बार जो है क्या हो जाता है कि बार बार ये दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा था, तो इसके लिए इसे उड़ता हुआ ताबूत भी नाम दिया गया है। 1963 में सबसे पहले इसको शामिल किया गया था मिग 21 को लड़ाकू विमान के रूप में भारतीय वायुसेना में। ओके, 2034 फीफा विश्व कप, यहाँ पर फीफा है, ठीक है। फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी। तो देखो ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के द्वारा दावेदारी पेश करी गई थी, जिसमें जो सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है, सऊदी अरब रह गया है। तो निश्चित रूप से 2034 विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा करी जाएगी। इस बात को याद रख लेंगे। फीफा विश्व कप के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन के बारे में बात करें तो 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। जो गल्फ कंट्री है उसमें से अगर बात करें तो सबसे पहले कतर ऐसा देश था जहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था। और अगर सऊदी अरब में इसका आयोजन कर दिया जाता है तो दूसरी बार ऐसा होगा कि गल्फ कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। देश में एक राष्ट्र एक पंजीयन का नियम किसके लिए बनाया गया है, यानी कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। ये जो नियम बनाया गया है ये हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए बनाया गया है, यानी वो कहीं पर भी रहते हैं उनको एक आईडी प्रदान करी जाएगी। एक एक जैसे हमें आधार क्या देता है, एक यूनिक आईडी देता है ना, उसी तरीके से डॉक्टर्स के लिए एक यूनिक आईडी के रूप में काम करेगा ये जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन वाली व्यवस्था है उसके तहत। और उनकी एक पहचान होगी भारतीय डॉक्टर के रूप में। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी 1 नवंबर को 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 3 परियोजनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2 परियोजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार के द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त हैं। यानी कि देखिए ये जो तीनों परियोजनाएं हैं इसका नाम देख लेते हैं। तो ओखला अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना, और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। 2022-23 के दौरान देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है। तो 2023 22 और 23 के तहत जो रिकॉर्ड देखा गया, डेटा चेक किया गया, तो उसके दौरान ये बताया गया कि जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 37% हो गई है। हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये डेटा पेश किया गया है। और ये भी बताया गया कि जो महिलाओं में बेरोजगारी की दर है वो पहले क्या थी,
5.6% थी और ये घटकर अब 2.9% हो गई है, यानी कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे, जिसने वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन की सुविधा देने वाले सभी संस्थाओं को सीधे विनियमित करने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम PFRDA कहते हैं, उसके द्वारा नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निकासी नियम में बदलाव पेश किया गया है। साथ में ही SBI कार्ड ने क्या करा है कि जो कार्ड धारक हैं उनको सुविधाएं देने के ऊपर बात करी है। जो रिलायंस SBI कार्ड और रिलायंस SBI कार्ड प्राइम पेश करा है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि अगर उनका कोई किसी को अपनी शाखा को बंद करना चाहते हैं तो वो बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के भी अपनी शाखा को बंद कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। उनके द्वारा 1 और 2 नवंबर को बैलीचले पार्क में बर्किंघम शायर में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी जाएगी। और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है नोकिया के द्वारा टाटा प्ले फाइबर है उसके साथ मिलकर देश में पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क पेश किया जाएगा। ये थोड़ी सी जानकारी है। अब हम रिवीजन के बारे में बात करेंगे। फटाफट जो हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 2023 का सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। और 1 नवंबर को जो हमारे देश के 8 भारतीय राज्य हैं उनका स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे हम मनाते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो 1 नवंबर 1956 का जो साल है वो जरूर याद रख लेना है, क्योंकि इसी साल 1 नवंबर के दिन आंध्र प्रदेश जो हमारा और साथ में हमारा जो हरियाणा है, कर्नाटका है, केरला है, इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करें, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बनाई गई मूर्ति है। 182 फीट की मूर्ति है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये 2018 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे फुटबॉलर लियोनेल मेसी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। और इन्होंने कितनी बार जीता है? तो इन्होंने ये 8वीं बार जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो देखो जैसा कि हम सबको पता है कि गोवा के पणजी में हमारे देश का जो 37वां राष्ट्रीय खेल है वो स्टार्ट कर दिया गया है और वहां पर 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी ने गोल्ड मेडल जीता है। इस बात को याद रख लेंगे। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? दक्षिण कोरिया में हो रही है। और इसमें जो भारतीय खिलाड़ी हैं जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है जाहिद हुसैन, इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। ओके, तो जाहिद हुसैन का नाम याद रख लेंगे। पश्चिमी घाट में किसकी नई प्रजाति खोजी गई है? तो पश्चिमी घाट में जो मशरूम हम खाते हैं उसकी नई प्रजाति खोजी गई है। सिंगूर संयंत्र विवाद में टाटा मोटर्स को कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा? सिंगूर संयंत्र विवाद काफी पुराना विवाद है। 2008 में ही ये विवाद हमारे सामने आया था टाटा मोटर्स के बीच में और जो पश्चिम बंगाल सरकार थी उसके बीच में भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड ये विवाद है और इसका फैसला आ गया है। और इस फैसले के तहत टाटा मोटर्स को मुआवजा दिया जाएगा और ये मुआवजा दिया जाएगा 766 करोड़ रुपए का। गिग वर्कर्स के लिए फेयर वर्क इंडेक्स में कौन टॉप पर है? तो देखो जो हमारी ऑनलाइन कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियों में जो गिग वर्कर्स काम करते हैं, यानी कि जो हम ऑर्डर करते हैं, हम जो भी चीज हम ऑर्डर करते हैं वो हमें घर तक पहुंचाते हैं। तो ये गिग वर्कर्स के लिए देखा गया तो सबसे ज्यादा फेयर वर्क इंडेक्स में बिग बास्केट का नाम आता है, जिसने गिग वर्कर्स की जो बेनिफिट है उसके लिए काम करा, उसकी आमदनी का ध्यान रखा, उनके जो सैलरी है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखा है। भारत में नौसेना के लिए कितने राफेल जेट विमान खरीदा गया है? तो भारत में नौसेना के लिए राफेल जेट विमान खरीदा जाएगा, उसकी संख्या है 26। और ये जो राफेल विमान है ये कहाँ पर लगाए जाएंगे? तो ये हमारी जो INS विक्रांत है उस पर इनको लगाया जाएगा, ऐसा बात बोला गया है। किस विश्वविद्यालय के अपने
खुद के सैटेलाइट लॉन्च को मंजूरी दे दी गई है। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की है और इसको मंजूरी भी दे दी गई है। किसके द्वारा? तो IN स्पेस ई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में किस खिलाड़ी ने जीत का रिकॉर्ड बनाया है? तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में जो मैक्स वेरस्टेपेन है, इनके द्वारा जीत हासिल करी गई। चीनी पोत ने श्रीलंका के तट पर अनुसंधान आरंभ कर दिया है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो चीनी पोत का नाम क्या है? शियान 6 है और चीन और श्रीलंका के बीच में इसके लिए पहले ही अनुबंध हो चुका था और ये समुद्री तट पर, श्रीलंका का जो समुद्री तट है वहां पर अनुसंधान किया जाएगा शियान 6 के। भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर कितनी मिसाइल इकाइयों की तैनाती करी गई है? तो भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से चीन और पाकिस्तान की सीमा पर 3 मिसाइलों को तैनात किया गया है और इसका नाम क्या है? तो S-400 मिसाइल। ओके। भारत पाकिस्तान 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में कहां पर स्मारक बनाया जाएगा? तो देखो, ये जो स्मारक है इसकी आधारशिला 2021 में ही रख दी गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी और शेख हसीना के द्वारा, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद ये बनकर तैयार हो गया है। कहां पर तैयार हुआ है? तो बांग्लादेश के आशुगंज में इसको तैयार करवाया गया है। 1971 में जो मुक्ति युद्ध चला था, यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने के लिए, तो उसमें भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत की तरफ से लगभग 1600 सैनिक इसमें शहीद हो गए थे। तो इनकी याद में ही बांग्लादेश के आशुगंज में यहाँ पर इनके लिए स्मारक बनाया जा रहा है, इन सैनिकों की याद में। अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखो, जो सोने की क्वालिटी होती है वो हॉल मार्क से पहचानी जाती है और इसके लिए भारत सरकार ने ये प्रयास किया था कि जितनी भी दुकानें हैं और जितनी भी दुकानों के द्वारा जो भी सोना दिया जाता है उस पर हॉल मार्क का निशान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए केरला ने महत्वपूर्ण काम किया है और केरला में जो जितने भी जिले हैं, केरला में 14 जिले हैं और 14 जिलों में आपको हॉल मार्किंग केंद्र देखने को मिल जाएगा। तो पहला राज्य बन गया है केरला, इस बात को याद रख लेंगे। 28 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया है? तो याद रख लेना, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर में। और हाउ चोंगबा का मतलब होता है मेल जोल करना, यानी कि इस दिन क्या क्या होता है कि जो मणिपुर के लोग हैं वो आपस में मेल जोल करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। ये जो उत्सव है ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, तो इस बार अक्टूबर के महीने में मनाया गया है 28 अक्टूबर को। कांग्रेस के नेता थे और असम सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं जिनका नाम है शरद बरकोटकी। इनका निधन हो गया है 86 वर्ष की उम्र में। साथ में ही हम बात करेंगे सलीम उल हक के बारे में। सलीम उल हक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इनका निधन हो गया 71 साल की उम्र में। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में इनको हम जानते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।